हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? यस यस यस, गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 24/7। आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज लिविंग वर्ल्ड, एंड आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। एंड बता दो, यस, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ सही। देखो तुम्हारे जो मेरा मॉनिटर है वो इस तरफ है, ठीक है? तो इस तरफ जब मैं देख रही हूँ तो मतलब मैं तुम्हारी चैट्स पढ़ रही हूँ। यस प्रमा, यस सनाया, यस विजय, गुरमुख, ब्यूटी, वर्मा, मौली, एंजल, अनुष्का खान, बुशरा, कोमल। ओके ओके ओके, अमेजिंग अमेजिंग। मैं बहुत बढ़िया बच्चों, मैं बहुत बढ़िया, सुपर डुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस नीट जर्नी विद यू ऑल। आपके साथ ये नीट की जर्नी शुरू करने के लिए मैं पूरा एक्साइटेड एंड पूरा प्रिपेयर्ड हूं। इस बार जैसा पेपर आया उसी तरह की तुम्हारी तैयारी होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर। बस 2 मिनट दे दो मुझे। एक जो सबसे जरूरी चीज है जो हमें याद ध्यान रखनी है बायो में, दैट इज कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हमें अपने अंदर समा लेना है जी। जैसे कि मेरे पास एनसीईआरटी है तो हम एनसीईआरटी से ही पढ़ने वाले हैं, नोट्स भी बनाएंगे हम साथ में, ठीक है? यस, नोट्स भी बनाएंगे साथ में और एनसीईआरटी को भी साथ रखेंगे। लेकिन क्या हम यहां से शुरू करेंगे द लिविंग वर्ल्ड? नहीं जी, हम लिविंग वर्ल्ड को यहां से शुरू करने वाले हैं। तो जो प्रीफेस दिया हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में वो भी हम सब करेंगे इसी क्लास में। मेरे साथ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी करोगे। कहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, कहां से क्या क्वेश्चन आया हुआ है, कहां पे हिडन लाइन है और किस तरीके से वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये एनसीईआरटी में नहीं था, वो सब कुछ मैं इसी क्लास में तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाली हूं। हम हैंड रिटन नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है? साथ साथ आप मेरे साथ लिखेंगे भी, उसके साथ साथ हम एनसीईआरटी भी करेंगे। तो एक ये बात आपको याद रखनी है कि एनसीईआरटी तो हमारा बेस रहेगा ही रहेगा। ये 2-3 क्वेश्चन जो बाहर से आए थे इस बार, उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके लिए भी मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स देने वाली हूं, ठीक है? रिफ्रेश कर लो बच्चों, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन रिफ्रेश कर लो। ओके चलो जी, तो ये बात याद रखोगे। तो ऑल सेट, ऑल एक्साइटेड, सुपर डुपर एक्साइटेड, ऑल सेट ऑल सेट ऑल सेट। यस 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 यस, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और साइड में हो जाएंगे। सुपर डुपर एक्साइटेड, चलो जी, ओके ओके ओके। बीच बीच में तुमसे पूछती भी रहूंगी कि ये चीज तुम्हें समझ में आई या नहीं आई। अब सबसे पहली चीज, जिस बच्चे ने ओरिएंटेशन सेशन नहीं देखा था वो प्लीज देख लेना, उसमें मैंने बाकी की सारी बातें कर दी हैं। सबसे पहली चीज ये है कि मेरे पास अगर पुरानी एनसीईआरटी है मैम और मेरे पास अगर नई एनसीईआरटी है तो क्या लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? ठीक है जी, तो क्या लिविंग वर्ल्ड जैसे चैप्टर में मुझे क्या फॉलो करना है, व्हाट इज देयर जो मैं फॉलो करूं, ठीक है? देखो जी, सबसे पहली चीज हम यही करेंगे, यही कवर करूंगी सबसे पहले मैं, क्योंकि इस चीज में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। लिविंग वर्ल्ड के लिए, लिविंग वर्ल्ड के लिए हम किसको फॉलो करें? देखो वैसे तो आपको नई एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। जितने भी बच्चे ना वो नई एनसीईआरटी ले लो, क्योंकि अब एक और वर्जन आ चुका है एनसीईआरटी का 2025-26 वाले सेशन के लिए, तो वो ले लेना। लेकिन मैम क्या मुझे नई एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना? करना है जी। सो लिविंग वर्ल्ड में आपको तुम फॉलो करो न्यू एनसीईआरटी हर एक चैप्टर के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना है मैं तुम्हें बताऊंगी। बट ओल्ड एनसीईआरटी से आपको कुछ चीजें करनी है। क्या चीजें करनी है? व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग तुम्हारे सिलेबस में है तो वो हम करेंगे, ये हमें करना है। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है, पुरानी नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, वो सब आपको ऐप पे ही मैं प्रोवाइड कर दूंगी। सब कुछ आपको यही ऐप पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जो यहाँ पे मैं नोट्स बनाऊंगी वो भी आपको यही ऐप पे मिल जाएंगे, ताकि एक जगह आपका सारा का सारा नोट्स, ठीक है, एनसीईआरटी हो, नोट्स हो, सब कुछ आपको एक जगह ही मिल जाए। समझ गए? ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी बच्चों, बेटा नई एनसीईआरटी का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी मैं तुम्हें, अगर तुम्हें नहीं मिल रही अभी तो नई एनसीईआरटी का पीडीएफ दे दूंगी। टेंशन नहीं लेना है, अब आप यहां आ चुके हो ना तो टेंशन नहीं लेना है। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? कोई टेंशन ही नहीं लेनी। अच्छा मैम नई एनसीईआरटी नहीं मिल रही अभी मार्केट में, तो मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगी, दिक्कत ही नहीं है कोई।
है ना, दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो चलो अब शुरू करेंगे हम विद द लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड तुम्हारा कहां से शुरू हो रहा है? एक्चुअली द लिविंग वर्ल्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज लिविंग, ठीक है, यहां से शुरू। अच्छा, व्हाट इज लिविंग से भी शुरू नहीं होगा, यहां से शुरू होगा। चलो यहां से शुरू होगा, आ जाओ देखते हैं, यहां से शुरू होगा। जो साइंटिस्ट का डेटा दिया हुआ है, जो साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, ओके बेटा, सबको ऐड कर दूंगी, सबको ऐड कर दूंगी, 2 दिन रुक जाओ, ठीक है, सबको ऐड कर दूंगी। कुछ कुछ सोच रही हूं तुम्हारे लिए, उसके लिए कुछ बोला है मैंने मैनेजमेंट को, वो 2 दिन में हो जाएगा, एंड देन आई विल ऐड एवरीबडी। तुम्हारे लिए कुछ सोच रही हूँ, कुछ सुपर डुपर सोच रही हूँ मैं, ठीक है। यस, जिन जिन बच्चों ने कोड गार्गी लगाया है, बहुत ही ज्यादा कुछ अमेजिंग सा सोच रही हूँ। प्लान मैंने दे दिया, बस उसको 2 दिन लगेंगे अप्रूव होने में, हो जाएगा और अप्रूव, और फिर मैं आपको बता दूंगी, फिर मैं आपको ऐड कर लूंगी, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। चलो, तो भाई यहाँ पे जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं वो है अर्न्स्ट मायर, ठीक है। कौन है? अर्न्स्ट मायर हैं, जो कि जिनको हम क्या बोलते हैं, ही इज आल्सो नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये पीवाईक्यू आ चुका है, ठीक है जी, ओके। तो इनको हम क्या बोलते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ही वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये वाली लाइन पे भी क्वेश्चन आ सकता है ना बच्चों? ओके, चलो अब इन्होंने क्या क्या करा, अब इन्होंने भाई क्या करा, ही वॉज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेराइटस, इनको ये टाइटल मिला था, अलेक्जेंडर एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेराइटस। क्या इस पे क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तुम ऐसा सोचोगे ही नहीं अब कि भाई इस पे तो नहीं आएगा, ये बिल्कुल इस पे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, थ्रू आउट हिज नियरली 80-year करियर, हिज रिसर्च स्पैन्ड ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, बर्ड्स के ऊपर, टेक्सोनॉमी, इसीलिए यहाँ पे इनकी बात करी गई है, टेक्सोनॉमी की बात इनके साथ क्यों करी गई है बताऊंगी, जूजियोग्राफी, ठीक है, मतलब एनिमल्स, कहां कहां पे कौन से एनिमल्स मिल रहे थे, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, जिसमें टेक्सोनॉमी भी आ जाएगी और फाइलोजेनी भी आ जाएगा, एंड द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने he single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology। इन्होंने बोला कि स्पीशीज कैसे इवॉल्व हो रही हैं, वही आपका सेंटर बनेगा एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, तो उसके लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि स्पीशीज कैसे बन रही हैं। He also pioneered the currently accepted definition of biological species। ये भी पीवाईक्यू, और इस स्पीशीज को कैसे डिफाइन करेंगे, जब हम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, जब मैं आपको जेनरा बताऊंगी, स्पीशीज बनाऊंगी, जीनस बताऊंगी, फैमिली, ऑर्डर, ये सब बताऊंगी, तो वहां पे हम इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवाने वाली हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Mayer was awarded 3 prizes widely regarded as triple crown। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया अगर कि भाई ट्रिपल क्राउन वाला जो एक टाइटल था वो किसको दिया था, तो इट वाज अर्न्स्ट मेयर, ठीक है। बेल्जिन प्राइज किसको मिला था? अर्न्स्ट मेयर को मिला था इन द ईयर 1983। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी भी इनको मिला था, एंड इनको क्रेफोर्ड प्राइज भी मिला था 1999 में। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी पड़ेगी, ये अपने नोट्स का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको नोट्स में ही डालने वाली हूँ, ओके जी। अब हम शुरू करेंगे व्हाट इज लिविंग से, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे व्हाट इज लिविंग से, कि लिविंग क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ना 2 तरह के क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाएंगे। एक होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक होगा डिफाइनिंग फीचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सबसे पहले हम इसी में फर्क समझ लेते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है बच्चों? नोट्स बनाने, नोट्स बनाओ, मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ, ठीक है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे आप। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, मतलब किसी चीज के कैरेक्टर कैसे हैं, ठीक है। एक मेरे सामने ना, जैसे यहाँ पे कितने सारे पेड़ है, तो मैं इसका कैरेक्टर क्या बोलूंगी कि भाई इनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से इनका रंग ग्रीन है, इनके पास स्टेम होता है, लीफ होता है, रूट होता है, ये बोलूंगी ना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलूंगी। तो ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, कि उसके पास क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, क्या क्या उसके पास कैरेक्टर्स होंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अभी पहले सुन लो फिर लिखते हैं। दूसरा जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर, ओके। डिफाइनिंग फीचर्स क्या है भाई? डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ
लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही होंगे, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही होंगे। जैसे मैंने बात करी, अभी प्लांट है, ये जो मेरे सामने एक पेड़ है, तो मैंने बोला भाई हरे रंग का दिखता है, ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल होगा, ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो ऐसे हरे रंग की दिखने वाली क्या सारी की सारी चीज मैं बोल दूंगी कि एंजियोस्पर्म है? क्या ये सही होगा? बताओ मुझे, क्या ये सही होगा ये बोलना कि सारी जितनी भी हरी चीजें दिख रही हैं संसार में वो सब की सब क्या है? एंजियोस्पर्म है? नो, वो सही नहीं होगा। हाँ, लेकिन एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टर है कि भाई उसके पास क्या है? उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, उसके पास क्लोरोफिल है, लेकिन वो तो जिम्नोस्पर्म के पास भी है, वो तो ब्रायोफाइट्स के पास भी है, वो तो एल्गे के पास भी है, टेरिडोफाइट्स के पास भी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, लेकिन वो फीचर जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के पास होगा, दैट इज गोइंग टू बिकम द डिफाइनिंग फीचर। वो क्या होगा? वो क्या होगा बच्चे? वेसल्स होते हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूं बस आपको कि एंजियोस्पर्म के पास वेसल्स हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये इसका डिफाइनिंग फीचर बन गया। ये क्या बन गया? इसका डिफाइनिंग फीचर बन गया। तो डिफाइनिंग फीचर इज दैट फीचर जो भाई सिर्फ तुम्हारे ही पास है, किसी और के पास नहीं है। एक्सक्लूसिव जिसको हम बोलते हैं, एक्सक्लूसिवली लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, ठीक है। तो दो तरह की हम बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? जो आपके जनरल कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे और जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, सबके अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं ना हो कि भाई कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये होता है लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं। सो डिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं? कैरेक्टर्स फाउंड ओनली इन लिविंग organisms and without exceptions, without exceptions, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए इसका। क्या बेटा जी? तो इसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव, इसी को हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव। यही आपके एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स बन जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस 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 यस, हाँ जी, ये बात सबको समझ में आई। नंदनी, हर्षिता, प्रमा, ओके, फटाफट से बता दो बच्चों। सनाया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस यस, एवरीबडी एवरीबडी, ओके। ऋषिता, सुहानी, पुष्पांजलि, यस, एंजल, मौली, अयान, बहुत सारे अब नाम आते जा रहे आते जा रहे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई भी दिक्कत होगी मैं आपको पूछ लूंगी। तो अब हमें एक ये आइडिया हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। यस बच्चों, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब जो ये वाला पोर्शन मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये पोर्शन आपका कहाँ नहीं है? नहीं, एनसीईआरटी में नहीं होगा, लेकिन ये मेरे सिलेबस का पार्ट है, ये मेरे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, ये मेरे सिलेबस का पार्ट है। अब हम ना एक एक करके कैरेक्टर्स लेते जाएंगे और देखेंगे क्या वो डिफाइनिंग है या फिर वो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एक एक करके हम कैरेक्टर्स को पिक करेंगे एंड वी विल सी कि क्या वो डिफाइनिंग है या फिर वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। चलो आ जाओ, करते हैं शुरू। सो व्हाट इज लिविंग, ठीक है, व्हाट इज लिविंग। अब लिविंग के क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग के, ठीक है। चलो 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 बेटा, नए नोट्स बनाने हैं, अब बिल्कुल नए नोट्स बनाओ, अब नए नोट्स बनेंगे, पुराने नोट्स पे अब हम नहीं डिपेंडेंट रहेंगे, अब नए नोट्स बनेंगे। सबसे पहला जो मेरा कैरेक्टर है, नंबर 1 इज ग्रोथ, ठीक है। हम बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। जब तुम छोटे से थे, 1 साल के थे, 2 साल के थे, 4 5 10, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। सो ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन साइज। देखो, या तो वो इंक्रीज इन साइज हो रहा है या फिर तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन साइज या फिर नंबर लिखो, इंक्रीज इन नंबर और मास ऑफ द सेल
या फिर पूरा ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ सेल, और ये कैसे होगा इंक्रीज, कैसे होगा ये इंक्रीज, बताओ ये इंक्रीज कैसे होगा? सेल डिवीजन होगा ना, बाय सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता था बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बाय सेल डिवीजन, ठीक है। देखो नंबर तो हो गया तुम्हारा, अगर तुम्हारा नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, एक पत्ता है, एक पत्ता है, अभी इतना था, उसका सेल डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, अब वो इतना हो गया, तो उसका वेट भी बढ़ेगा उसके साथ साथ, है ना, उसका नंबर भी बढ़ेगा उसके साथ साथ, ठीक है, उसका वेट भी बढ़ेगा और नंबर भी बढ़ेगा साथ साथ। अच्छा, अब ना यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रोथ है उसके दो कैरेक्टर्स होते हैं, ट्विन कैरेक्टर्स बोलते हैं हम, ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टर्स, ठीक है। कौन सी ट्विन कैरेक्टर्स हैं? दो चीज जिससे तुम बोलोगे कि ग्रोथ बढ़ सकती है, कौन सी दो चीज होगी? या तो मेरा नंबर इंक्रीज हो जाए सेल का, या फिर मास इंक्रीज हो जाए। देखो सेल का नंबर बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ हो रही है, अगर सेल खुद से बढ़ रहा है, इफ द सेल इज ग्रोइंग, अभी इतना था वो सेल, अब वो इतना हो गया, सेल भी तो लॉन्ग हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, तो तभी भी मैं बोलूंगी ना कि मेरा ग्रोथ तो हो रहा है। तो क्या होना चाहिए? या तो भाई मेरा नंबर बढ़ रहा है, या फिर मेरा मास बढ़ रहा है। वो कैसे हो सकता है? मेरा जो सेल है, मेरा जो सेल है वो भी ग्रो कर सकता है, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज इट्स साइज, ठीक है जी। चलो, तो क्या हो जाएंगे ट्विन कैरेक्टर्स? इंक्रीज इन नंबर, या तो मेरे सेल का नंबर बढ़ जाए, या फिर इंक्रीज इन मास, ठीक है, सेल का मास बढ़ जाए, सेल का मास बढ़ जाए, तो ये हो गया तुम्हारा ग्रोथ, ठीक है। अब एक सबसे जरूरी क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिविंग के लिए तो मैंने ग्रोथ बोल दिया, क्या नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ शो करती हैं बच्चों? क्या नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ शो करती हैं? नॉन लिविंग चीजें ग्रोथ शो करती हैं क्या? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैं खुद थोड़ा सा और छोटे हो जाती हूँ। यस मैम, यस मैम। अच्छा, ऐसा होता है क्या? नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करती हैं? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? ऐसी बात हो गई। नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि ये भी ग्रोथ शो करती हैं? हाउ कैन आई से दिस? भाई अगर तुम बाहर देखोगे, तुम कहीं घूमने गए हो, ठीक है, वो तो ना मिट्टी के टीले होते हैं, जो मिट्टी के टीले होते हैं ना, सैंड बोल्डर्स होते हैं, माउंट्स होते हैं, वो सब क्या है, तुम थोड़े टाइम के बाद देखोगे उसके ऊपर थोड़ा और मिट्टी इकट्ठा होगी तो वो थोड़ा और बढ़ गया, माउंटेन्स भी ग्रो हो जाती हैं ऐसे, करेक्ट। तो है तो वो नॉन लिविंग, लेकिन ग्रोथ तो हुई ना उसकी। हमने ग्रोथ क्या बोला था? कि मास बढ़ जाए, तो मास तो बढ़ा उसका, ठीक है। अब तुम वे करके देखो, उसका मास तो बढ़ा, तो ग्रोथ मैं बोलूंगी नॉन लिविंग में होती है। नॉन लिविंग थिंग्स दे शो ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, ठीक है, जैसे कि माउंटेन्स हैं, जैसे कि बोल्डर्स हैं, मिट्टी के टीले जो मिलेंगे तुम्हें, बोल्डर्स हैं, सैंड माउंट्स हैं। भाई इसमें ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ग्रोथ कैसे हो रही है? बाहर से ग्रोथ हो रही है। वेरी गुड कृष्णा, यस। ग्रोथ कैसे हो रही है? बाहर से हो रही है। देखो बेटा जी, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि जैसे तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो जीरो से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, इस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ये सोच के कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, यू नो नथिंग, मैं ऐसे पढ़ा रही हूं तुम्हें, ठीक है। चलो, सो नॉन लिविंग थिंग्स शो करेंगे ग्रोथ, जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, लेकिन इनकी ग्रोथ कैसी है? ऐड हो रही है। देखो ये रहा तुम्हारा एक मिट्टी का टीला, अब यहाँ पे हम ऐड करते जा रहे हैं, ये मिट्टी 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 आती जा रही, आती जा रही, थोड़े टाइम के बाद मैं देखूंगी कि भाई ये इतना बड़ा भी हो सकता है ना, कुछ महीनों के बाद मैं देखूंगी तो ये थोड़ा इंक्रीज, इतना इंक्रीज लग नहीं रहा मैम, अब लग रहा है ना, तो ये ग्रोथ हो गई। लेकिन ये ग्रोथ कैसे हुई? हम बाहर से मटेरियल ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ कैसा है? यहाँ पे ग्रोथ कैसा है? एक्सट्रिंसिक, ठीक है बच्चों,
यहां पे ग्रोथ कैसा है, एक्सट्रिंसिक, मतलब बाहर से मैं मटेरियल ऐड कर रही हूं तो मेरा क्या हो रहा है, ठीक है, तो मेरा क्या हो रहा है, बाहर से मैं मटेरियल ऐड कर रही हूं तो भाई मेरा जो ये सैंड माउंट है लेटस से उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। अब तुम्हारे केस में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, तुम्हारे केस में तो ऐसा नहीं होता ना बच्चों। मैम लिखना भूल गई, एक बार बैक स्लाइड, सानिया 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 जल्दी से लिख ले, चल जल्दी जल्दी लिख, जल्दी जल्दी लिख, जल्दी जल्दी लिख, ठीक है, चल यहां पे पॉज कर लेना और तू लिख लेना। ओके चलो, तो ग्रोथ यहां पे कैसी है, एक्सट्रिंसिक होती है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं लिविंग के अंदर ग्रोथ कैसी होती है, इन केस ऑफ लिविंग हमारे अंदर कैसी ग्रोथ है, हमारे अंदर कैसी ग्रोथ है, इंट्रिंसिक। ऐसा तो नहीं हुआ था जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी पापा ने हमारे सर के ऊपर कुछ चीज रख दी थी और फिर हम हमारी हाइट बढ़ गई, ऐसा तो नहीं हुआ था। हम कैसे ग्रो कर रहे हैं यार, हम तो अंदर से ग्रो कर रहे हैं, हमारे सेल डिवाइड होते हैं फिर हम ग्रो कर रहे हैं, करेक्ट, तो हमारा ऐसा नहीं है। सो वी ग्रो फ्रॉम द इनसाइड, वी ग्रो फ्रॉम द इनसाइड, तो हमारे अंदर ग्रोथ इंट्रिंसिक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ग्रोथ मेरी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन सकती है, क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन सकती है बच्चों, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन सकती है, बताओ, क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन सकती है, यस और नो। ओके, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, कोई यस वाला नहीं है, किसी को भी नहीं लग रहा कि नहीं बन सकती है, नहीं लोग, क्या बात है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। सो ग्रोथ कैन नॉट बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, प्लीज रिमेंबर दिस। क्यों नहीं है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, क्योंकि यार मैंने तुम्हें बोला था कि वो सिर्फ और सिर्फ, लेट्स गो बैक, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, कैरेक्टर्स फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये तो नॉन लिविंग भी शो कर रहा है तो मैं इसे डिफाइनिंग नहीं बोलूंगी। क्या ये समझ में आया, वेरी गुड नंदनी, वेरी गुड आयान, वेरी गुड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगी जो ज्यादातर पूछा जाता है, एंड दैट इज, अच्छा वो रिप्रोडक्शन के केस में पूछूंगी। अब एक बार हम एनसीईआरटी देख लेते हैं, हमने एक चीज, एक छोटा सा टॉपिक करा, अब एनसीईआरटी देख लेते हैं फटाफट से। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristic exhibited by living organism। जब भी हम बोल रहे हैं कि भाई हमें डिफाइन करना है किसी को कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो फिर हम जो कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं ना उसको देखते हैं। ग्रोथ, reproduction, ability to sense environment, and mount a suitable response comes to our mind immediately as unique features of a living organism। तो क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ हमने कर लिया, इसके बाद हम रिप्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद हम मेटाबॉलिज्म करेंगे, फिर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फिर हम ये जो यहाँ पे लिखा है ना, तो सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट ऑफ सूटेबल रिस्पॉन्स, दिस इज योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। One can add a few more features like metabolism, ठीक है, ability to self replicate, self organize, interact and emerge। इमर्ज वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, वहां से दैट इज लाइक द हिडन लाइन ऑफ एनसीईआरटी, वहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, चलो, यस, ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, हमने देखा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है, हमने कवर करा। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवीजन से। हमारी ग्रोथ कैसे हुई थी, हमारे सेल डिवाइड कर रहे थे और हम ग्रो करते जा रहे थे। प्लांट्स में दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन। क्यों होती है कंटिन्यूअसली, क्योंकि इनके पास क्या होता है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कि डिवाइड करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो इसलिए भाई यहाँ पे कंटिन्यूअस हो रही है। और इसी तरह की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट, ठीक है, या फिर इनडिटरमिनेट ग्रोथ बोलेंगे, इनडिटरमिनेट ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है जी, ओके। एनिमल्स के केस में हमारे पास तो कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है,
हम तो एक टाइम के बाद 18-19 के बाद हमारी हाइट रुक जाती है, हम ग्रो नहीं करते। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन टू अप टू सर्टेन स्टेज, ठीक है। इसलिए ये क्या है, डिटर्मिनेट है, इनकी ग्रोथ क्या है, डिटर्मिनेट है, इसलिए हम बोलेंगे यहां पे ग्रोथ क्या है, डिटर्मिनेट है, ठीक है। द ग्रोथ इज डिटर्मिनेट हियर, ठीक है। ओके, लिखवा दूंगी बच्चों, रुक जाओ, ठीक है, लिखवा दूंगी। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cell, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारा सेल डिवीजन ही रुक जाएगा क्योंकि हमारी ग्रोथ हो गई है, हमारा सेल डिवीजन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में चीजें, जो मेरे सेल्स हैं वो डैमेज भी होते हैं, है ना, तो रिपेयर भी करना पड़ता है, तो उसके लिए सेल डिवीजन तो होता ही जा रहा है। However, सेल डिवीजन ये हो गया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया की बात करूं तो बाइनरी फिशन शो कर रहा है ना। अगर मैं बात करूं जो यूकैरियोट्स हैं, वहां पे प्रॉपर आपका माइटोसिस हो जाएगा। One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under microscope. कैसे मैं बोल रही हूँ कि भाई ऐसा ग्रोथ होता है यूनिसेल्युलर में, हम देख सकते हैं एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है बाइनरी फिशन से, एंड देन वी कैन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। अगर इनिशियली मेरे पास एक था, अब 2 हो गए, फिर 4 हो गए, तो मतलब सेल डिवीजन हो रहा है। इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ higher animals and plants, growth and reproduction are mutually, very important point, exclusive events, very important point। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करा गया है, देख लो। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब मेरे अंदर अगर ग्रोथ हो रहा है तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरे अंदर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। मान लो मुझे यहाँ पे चोट लग गई, ओके जी, ठीक है। या फिर लेट अस से कि तुम अभी 4 साल के हो, तो तुम ग्रो कर रहे हो, तुम्हारी ग्रोथ होती जा रही है, तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो रही है, करेक्ट। अब एक 4 साल का बच्चा है, उसका सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो मैं ये थोड़ा बोल सकती हूँ कि वो 4 साल के बच्चे से यहाँ पे एक बर्ड भी निकल रही है और भाई वो एक छोटा सा और बच्चा बन रहा है उसके साथ साथ। नहीं, हमारे अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग इवेंट्स हैं, समझे, अलग इवेंट्स है, इसलिए हम यूज करते हैं वर्ड एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ दिस इज नोन एज हिडन लाइन एनसीईआरटी की, यही तो है, ठीक है, यही तो है बच्चों, इसी को तो हम बोलते हैं हिडन लाइंस। तो एक्सक्लूसिव इवेंट क्यों बोल रहे हैं हम प्लांट्स और एनिमल्स में? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, देखो जनरली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होगा ये, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग इवेंट्स हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई मैं ग्रो कर रही हूं और यहां से एक छोटी सी गार्गी भी बनती जा रही है साथ साथ में, नहीं, मैं रिप्रोड्यूस थोड़ा ना कर रही हूँ ग्रोथ करते करते, और रिप्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसमें जरूरी नहीं है ना। यस, ठीक है बच्चों, तो एक्सक्लूसिव हो गया, ये दोनों की दोनों इवेंट्स क्या है, अलग अलग इवेंट है भाई लोगों, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, हम लिख लेंगे। One must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living object can also grow if it increase the body mass. ठीक है, ओके। माउंटेन्स, माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, ये भी ग्रो करते हैं। हाउएवर ये कैसा ग्रोथ है, ये कैसा ग्रोथ है, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। भाई मैं बाहर से कुछ चीज ऐड करती जा रही हूँ तो उसकी वजह से इसकी ग्रोथ हो गई। वेयर एज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं, अंदर से ग्रो करते हैं। हम कैसे ग्रो कर रहे हैं बच्चों, हम ग्रो करते हैं अंदर से, राइट जी। वी ग्रो फ्रॉम द इनसाइड, तो हम क्या बोल देते हैं, इट इज इंट्रिंसिक, ये हम लिख चुके हैं। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नॉन लिविंग भी शो कर रहे हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिविटी नहीं है यहाँ पे, अलग नहीं है ये। कंडीशन under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow, ठीक है, मरा हुआ ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं करेगा, ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम, ये बड़ी सिंपल सी बात थी, है ना। अच्छा, अब तुम बोल रहे थे मैम ये ऐड कर दूं, चलो ऐड कर देते हैं ये वाले पॉइंट्स, क्या दिक्कत है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, 2 पॉइंट्स ही तो ऐड करने हैं। चलो लिखो, क्या लिखेंगे हम, इन प्लांट्स, in plants
growth occurs throughout life क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अच्छा रुको, इसको हम क्या बोलेंगे, पहले ये लिख लेते हैं। इसको हम बोलेंगे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हो गया। क्यों होता है ये? वाई? बिकॉज दे हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरी जिंदगी डिवाइड करता रहेगा जी, किसी ना किसी पार्ट का तो कर ही रहा है डिवाइड। मान लो एक पार्ट बेचारा डेड हो गया, इनएक्टिव है, लेकिन किसी ना किसी पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिव है, तो वहां से ग्रोथ हो जाएगी। देन इन एनिमल्स growth stops after a certain age एंड इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेट। मैं बता सकती हूँ यार, मैं बोल सकती हूँ कि तुम 19 साल के बाद ना, अब इसके बाद इसकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। अब मनीषा की हाइट नहीं बढ़ सकती है ना, अब प्रामा की हाइट नहीं बढ़ सकती, तो मैं बता सकती हूँ। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी डिटर्मिनेट, इसको मैं बोलूंगी डिटर्मिनेट, दिस विल बी कॉल्ड एज डिटर्मिनेट, ठीक है, ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज डिटर्मिनेट, राइट बच्चों, ठीक है। चलो अब एक और चीज जो मैं तुम्हें बोल रही थी कि हमें लिख लेनी चाहिए, तो फॉर प्लांट्स, अगले पेज पे लिखती हूँ, मेरे पास कौन सा पेज की कमी है, अपन तो लिख सकते हैं पेज, अगले पेज पे भी लिख सकते हैं अपन तो। फॉर हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स growth and reproduction are exclusive events, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बोला था कि भाई मैं ग्रो कर रही हूं, मैं जब 6 साल की थी मैं बढ़ रही थी, मेरी हाइट बढ़ रही थी, तो ऐसा थोड़ा ना यहाँ से एक छोटी सी गार्गी भी निकल रही थी, नहीं, दैट डजंट मीन कि ग्रोथ हो रहा है तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। लेकिन ना यूनिसेलुलर के केस में ऐसा होता है, ये लिख लो, ये यहीं पे लिखो, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है। मैम ऐसे कैसे हो सकता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, सिनोनिमस है, सिनोनिमस है, मतलब भाई एक ही बात है, बोल रहे एक ही बात है। कैसे एक ही बात कैसे हो सकती है मैम, ये तो मैम ये गलत बात हो रही है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो बच्चों, यहाँ पे एक बैक्टीरिया, दिस इज वन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया डिवाइड करा, इसने 2 बैक्टीरिया बना लिए, ठीक है, इसने 2 बैक्टीरिया बना लिए, लेट अस से दिस इज बैक्टीरियम। अब इसने क्या करा, अब इसने डिवीजन करा और 2 बैक्टीरिया बना लिए। यार अब ये एक सेल है, दिस इज वन सेल, दिस इज सिंगल सेल, ठीक है। मैम पहले मेरी ज्यादा हाइट थी, अब मेरा भाई मुझसे ज्यादा बड़ा, यार ये होता है, ठीक है, ये तो होता ही है बच्चों, है ना, ये तो होता ही है, मेरे साथ भी हुआ था। आई एम द एल्डेस्ट अमंग माई सिबलिंग्स, तो मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो जब तुम मतलब उस टाइम पे ना, मैं एक टाइम होता है ना जब तुम सबसे लंबे थे, मैं सबसे लंबी थी, फिर मेरे भाई, इनफैक्ट मेरी बहन भी, आई एम लाइक द शॉर्टेस्ट वन इन द फैमिली, सो वो होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। चलो बैक्टीरिया था हमारे पास, दिस इज वन बैक्टीरियम, एक है तो बैक्टीरियम लिखा मैंने, इसने डिवाइड करा। अब डिवाइड करा तो तुम बोलोगे कि मैम नंबर ऑफ सेल बढ़ गए, हाँ या ना, बेटा जी बताओ, नंबर ऑफ सेल बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, तो मतलब ग्रोथ तो हुई है, यस और नो, ग्रोथ तो हुई है, यस ग्रोथ हुई है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़े हैं तो ग्रोथ हुई है मेरी। अच्छा लेकिन यार रिप्रोडक्शन भी तो हुआ है, तुम्हारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी तो बढ़ गए, बैक्टीरिया भी तो इंक्रीज हुए हैं, 1 से 2 हो गए, 1 से 2 हो गए,
तो इसलिए हम बोलते हैं कि इनके केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है। क्या ये बात आप सबको समझ में आई बच्चों? क्या ये बात आप सबको समझ में आई? तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हायर, एक्चुअली मल्टी सेल्यूलर के अंदर आपकी किताब में हायर प्लांट्स एंड एनिमल लिखा है, इसलिए मैंने भी यहां पे लिख दिया, बट इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं ग्रोथ हो रहा है। लेकिन यहां पर भाई तुम बोल दो कि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मैं बोलूंगी ग्रोथ भी हुई है, तुम बोलो ग्रोथ हो रही है तो मैं बोलूंगी रिप्रोडक्शन भी हो रही है। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अभिनव आई चेक, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी, डोंट वरी, आई चेक। राइट राइट राइट, इतनी बात सबको समझ में आई। चलो अब हम बढ़ेंगे आगे, अब हम बढ़ेंगे आगे, अब हम बढ़ेंगे रिप्रोडक्शन पे। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे बच्चों बालकों रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन बच्चों? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है कि भाई हम अपने जैसे और इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल या फिर प्रोजेनी विच लुक्स लाइक यू, जो तुम्हारे जैसी दिखती है, ठीक है जी, ओके। प्रोजेनी क्या होता है? आगे वाली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। प्रोजेनी विद फीचर्स सिमिलर टू पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स के जैसे। मैंने आइडेंटिकल नहीं लिखा है, आइडेंटिकल भी होगा जब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो सिमिलर कैरेक्टर्स आते हैं, क्योंकि कुछ अलग कैरेक्टर्स भी आएंगे, वेरिएशन भी आएगा, है ना। और कितनी तरह का होता है रिप्रोडक्शन? 2 तरह का होता है जी। कौन सी 2 तरह का होता है बच्चों? इसकी कितने टाइप्स हैं? इट इज ऑफ 2 टाइप्स। पेन का थोड़ा सा थिकनेस कम करते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन से 2 तरह के होते हैं? सबसे पहले हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, भाई इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके एग्जांपल्स पे, इसके एग्जांपल्स पे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जहां पे रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, जहां पे पेरेंट्स सिर्फ एक ही पेरेंट है, सो ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज तुम्हें पूछूंगी कि क्या यहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन होगा? बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन होगा? ट्विंस का ऑब्वियसली, वो तो ट्विंस के केस में तो सेम ही होगा ना। हाँ, गैमीट्स का फ्यूजन या नहीं होगा? तो लिखो जरा, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, कोई गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा। क्या यहाँ पे वेरिएशन आएगी? क्या यहाँ पे वेरिएशन आएगी? क्या यहाँ पे वेरिएशन आएगी? नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं आ रही है यहाँ पे, कोई वेरिएशन नहीं आ रही है यहाँ पे, कोई वेरिएशन यहाँ पे नहीं आएगी। अच्छा, अब यहां जो बच्चे बनते हैं, क्योंकि यहां पे मेरे सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, यहाँ पे सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? वो सेल्स आपके बॉडी के जो कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, वो वाले सेल्स इन्वॉल्व थे। और वही सेल्स क्या कर रहे थे? माइटोसिस कर करके उन्होंने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे बडिंग हो जाती है, जैसे स्पोर्स बन जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। अब उसमें क्या हो रहा था? माइटोसिस से ही तुम्हारा क्या बन रहा था? अगला प्रोजेनी बन रहा था। तो इसका मतलब है कि ये पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो बच्चे। सेम है, कॉपी है, कॉपी है। तो ये जेनेटिकली भी एंड अगर जेनेटिकली सेम है तो यार मॉर्फोलॉजी तो सेम होगी, ठीक है।
जो आपके मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, जैसे कि उनके पास सेम डीएनए है, तभी तो वो सेम दिखते हैं, तभी तो वो सेम दिखते हैं। सो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं। और ऐसी चीज को क्या हम क्लोन बोल सकते हैं? कैन आई कॉल दिस क्लोन? बताओ बच्चों, क्या मैं इसको क्लोन बोल सकती हूँ? यस मैम, इनको आप क्लोन्स बोल सकते हो, इनको आप क्लोन्स बोल सकते हो। क्या ये बात सबको समझ में आई? मैं बोल सकती हूँ ना इनको क्लोन्स। क्वेश्चन मेरे को पूछ लिया कि बताइए जी, जो ऑर्गेनिज्म, लेट अस से मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि अच्छा एक फंगस है जो कि स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या इस केस में जो भी आगे जाके प्रोजेनी बनेगी, मैं उसको क्लोन्स बोल सकती हूँ, हाँ या ना? एवरीबडी हाँ या ना? ओके, यस मैम। श्रुति, सानिया, प्रामा, छोटा भीम भी है हमारी क्लास में। हर्ष, ओके, प्रिया, ओके, कृष्णा, साची, विरोची, आयान, अब मुझे नाम नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, चलो, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई हाँ, इनको हम क्लोन्स बोलेंगे। अब क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको सीधा सीधा पूछा जाए कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको क्लोन्स बोल सकते हैं या नहीं ना। वो आपको पूछ लेंगे कि भाई एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगी, चलो भी, जैसे कि एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे। प्रोटोनिमा इन ब्रायोफाइट्स, क्या यहां पे क्लोन्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? Y और N, Y और N, प्रोटोनिमा इन ब्रायोफाइट्स, क्या यहां पे क्लोन्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? वाई 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 वाई, यस 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 यस। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीधा नहीं होगा। तुम समझ गए हो ना अब क्या होने वाला है? जरूरी नहीं है कि सीधा पूछा जाए। तो हमें याद रखना है भाई, यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल्स थे। फॉर एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस किस में हो जाएगा? किस किस में होगा? प्लांट में हो, जैसे एल्गे, ब्रायोफाइट्स, इन सब में हो जाएगा। लोअर प्लांट्स लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में। एंड ऑल्सो फंगाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फंगाई, एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा भाई? स्पोर्स बनेंगे। एल्गे में, अच्छा ये तो स्पोर वाला बताया मैंने, ठीक है, चलो ये हो गया स्पोर वाला, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, अच्छा यहीं पे फ्रेगमेंटेशन भी लिखो, इधर ही फ्रेगमेंटेशन भी ऐड कर लो, क्योंकि इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। जैसे जो फंगाई होती है उसका क्या होता है? हाइफी होता है, और वो हाइफी कहीं से टूट गया तो फिर वो एक अलग वो बना लेगा, फंगस बना लेगा। एल्गे, जो फिलामेंटस एल्गे हैं जैसे कि स्पाइरोगेरा, उस वो टूटा, दो टुकड़े हो गए, तो भाई वो दोनों के दोनों टुकड़े क्या, दोनों के दोनों फ्रेगमेंट से एक नया स्पाइरोगेरा बना लेंगे। ब्रायोफाइट्स में कैसे होगा? प्रोटोनिमा, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा के केस में आप बोलोगे कि क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा। ऑल राइट, अब इस पे क्वेश्चन क्या आया था? क्या आया था बच्चों? दिस वाज अ पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू था। क्वेश्चन क्या आया था कि what is common for fungi, algae, bryophytes? क्या कॉमन है? तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दे दिए थे कि जैसे कि फ्रैगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, बडिंग है, रीजनरेशन है। तो क्या कॉमन है इनके लिए? तो इनके लिए क्या कॉमन है? स्पोर बनाना और फ्रेगमेंटेशन करना, इन तीनों के लिए कॉमन है, ठीक है। इन तीनों के लिए ये कॉमन है। ये समझ में आई बात? अब देखो दूसरा जो मैं आपको एग्जाम्पल देने वाली हूँ, दैट इज बडिंग। ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या मुझे बडिंग का एग्जाम्पल तुम्हें बताने की जरूरत है? बडिंग कौन करेगा? यीस्ट करेगा, हाइड्रा करेगा। यीस्ट करता है, हाइड्रा करता है, ओके। तीसरा देखो जी, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा रीजनरेशन, ठीक है। भाई किसी का कोई पार्ट कट गया, देखो एक होता है ट्रू रीजनरेशन, एक होता है रीजनरेशन। यहां पे जो हमें याद रखना है वो है ट्रू रीजनरेशन। हम क्यों ट्रू रीजनरेशन की बात कर रहे हैं और हम रीजनरेशन को यहाँ पे क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं? क्योंकि ट्रू रीजनरेशन वो होता है जहां पे अगर मैंने आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए,
ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर दिया। एंड जनरली वी यूज दिस फॉर एनिमल्स। तो भी मैंने आपके टुकड़े कर दिए और हर एक टुकड़े से एक अलग एनिमल बन गया। सो दैट इज ट्रू रीजनरेशन। एक होता है रीजनरेशन, वो क्या है? छिपकली। ठीक है, जैसे छिपकली तुम्हारे कमरे में आ गई, तुम भागते हो उसके पीछे कि निकल यहां से, निकल जाए यहां से, निकल जाए यहां से, है ना। अब वो क्या करती है, अगर तुमने उसको जैसे ऐसे कोशिश करी कि उसको ऐसे दबा के और उसको बाहर फेंक दो, तो वो क्या करती है, वो अपनी पूंछ काट के चली जाती है और उसकी पूंछ वापस आ जाएगी। वो क्या है? दैट इज रीजनरेशन। दैट इज रीजनरेशन। इट इज नॉट ट्रू रीजनरेशन। उसकी पूंछ से नई छिपकली नहीं बनती। लेकिन ट्रू रीजनरेशन किसमें होता है? प्लेनेरिया में। ठीक है, विच इज अ फ्लैट वॉर्म, विच इज अ प्लेटीहेलमिंथस। ये क्या है? ये एक फ्लैट वॉर्म है, प्लेटी है या फिर फ्लैट वॉर्म है। ठीक है, ओके। अच्छा, देन दूसरी चीज कि कैसे यहां पे ऐसे हो पाता है मैम, ये देखो, ये हमारा छोटू सा प्यारा सा प्लेनेरिया है, ऐसा सा ही होता है ना प्लेनेरिया। ठीक है, मैंने इसको कट कर दिया, मैंने इसको यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, तो इसके भाई 3 टुकड़े हो गए। न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म, तीनों टुकड़ों ने एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। दैट इज योर, ठीक है, दैट इज योर ट्रू रीजनरेशन। क्या आपको समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड ट्रू रीजनरेशन? यस बच्चों, बताओ मुझे। यस यस, चलो ठीक है। तो ये हमने बात करी रिप्रोडक्शन की। नाउ क्या मैं रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकती हूं? क्या मैं रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकती हूं? फटाफट से बताओ। यस, नो 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 मैम, क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। कैसे भाई? अब कितने सारे कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। आपने सुना भी होगा शायद कि ये वाले जो अंकल आंटी हैं इनके बच्चे नहीं हुए। क्या मैं उनको बोलूंगी कि ये लिविंग नहीं है क्योंकि इनके बच्चे नहीं हुए? भाई वो भी तो लिविंग है। तो इसका मतलब है लिविंग होने के लिए मुझे जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है वो। तो क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फर्टाइल कपल्स, इन फर्टाइल ह्यूमन कपल, ठीक है, म्यूल हो गया, खच्चर बोलते हैं जिसको हम, ये स्टेराइल होता है। एंड योर वर्कर बीज, वो गैमीट्स नहीं बनाती हैं। वर्कर हनी बी, जो हनी बी है ना, उसमें भाई जो सारा काम कर रही हैं, वो क्या है? वो, और ये क्या है? दीज आर द फीमेल्स। ये क्या है? ये आपके फीमेल्स हैं। ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन कौन करता है मैम? क्वीन बी करती है। क्वीन बी ही है जो गैमीट्स बना सकती है, एग बना सकती है। ये नहीं बना सकते एग, ये नहीं बना सकते एग। तो ये क्या, ये स्टेराइल है और मैं इसको बोल दूं कि ये नॉन लिविंग है? भाई यही तो सारा काम कर रहे हैं। ये नॉन लिविंग हो गए तो कैसे काम करेगा? जो इनफर्टाइल कपल्स है, क्या मैं इनको नॉन लिविंग बोल दूं? नहीं, दे आर आल्सो लिविंग। दैट मींस ग्रोथ, सॉरी, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग, reproduction not a defining प्रॉपर्टी। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है क्योंकि यहां पे एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक्सेप्शन आ गया। ठीक है बच्चों, समझे? अब तुम बोलोगे मैम फिर डिफाइनिंग कौन सी है? सारी की सारी तो अभी तक नॉन वही आ रही है कि डिफाइनिंग नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक ही आ रही है। मैम डिफाइनिंग कौन सी है फिर? भाई डिफाइनिंग की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार रिप्रोडक्शन वाला पैराग्राफ भी पढ़ लें। रिप्रोडक्शन लाइक
रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग नहीं है. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of the parents. ठीक है. Invariably and implicitly we refer sexual reproduction. ठीक है जी. अब जब हम ये बात कर रहे हैं ना रिप्रोडक्शन की, तो हम जनरली बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, है ना. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस ऑल्सो, लेकिन भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अब कहां चला गया. ठीक, यस. फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स. अब देखो यहाँ पे फंगस लिखा हुआ है सिर्फ, यहाँ क्या लिखा है, सिर्फ फंगस. लेकिन जो मैंने तुम्हें बताया था, क्वेश्चन आया था जो, उसमें आपको दो नाम और पूछे हुए थे, एल्गा, ब्रायोफाइट या फिर लोअर प्लांट्स करके तुम लिख सकते हो, तो इसलिए मैंने आपको वो भी एडिशनली लिखवा दिया है. लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड यीस्ट, ये क्या करते हैं, बडिंग से करते हैं. प्लेनेरिया आपका क्या करता है, रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन. ठीक है जी, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. द फंगाई, द फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ये सब फ्रेगमेंटेशन से भी डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन स्पोर से भी करते हैं, जो मैंने तुम्हें लिखवा दिया है, एडिशनल चीज लिखवाई है तुम्हें. When it comes to unicellular organism like bacteria, amoeba, algae, तो यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है ग्रोथ के साथ. ये हमने ग्रोथ में ही पॉइंट कवर कर लिया था. ठीक है, ओके. चलो, तो ये बोल रहे हैं कि भाई जब हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, वी आर नॉट वेरी क्लियर कि हम कौन सा वर्ड यूज करें, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन. तुम कुछ भी यूज कर लो, एक ही बात हो रही है वहां पे. अच्छा, अब ये वाला पॉइंट जो हमने लास्ट में करा था कि भाई कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर बी हो गया, एंड देन इनफर्टाइल कपल हो गया. इसलिए रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑल इंक्लूसिव मतलब कि जो सबके पास है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है. सो दिस इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. ये नहीं है. मेरे पास कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हो. ऐसा ना हो कि इसके पास है उसके पास नहीं है ना. अब ये बोल रहे हैं कि भाई कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. ऑब्वियस सी बात है. फिर तो मतलब तुम्हारे पास ये फोन है, हमारे पास एक फोन है, इसने क्या करा, इसने रिप्रोड्यूस करके दूसरा फोन बना लिया, फिर तो मतलब मजे ही मजे हो जाएंगे, है ना. फिर तो मतलब ऐशे. Another characteristic of life is metabolism. All living organisms are made of chemical. हम सब केमिकल से बने हुए हैं. ये केमिकल कैसे हैं? These chemicals, small and big, belonging to various classes. वेरियल क्लासेस मतलब कि भाई मेरे पास क्या हो सकता है, मेरे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, मेरे पास लिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, अलग अलग क्लासेस के केमिकल्स हैं हमारे पास. आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. तो मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, मैंने खाना खाया, उसके बाद जो मेरे फैट्स थे, जो मैंने लिपिड्स लिए, प्रोटीन लिए, ऑर्गेनिक एसिड्स लिए, वो सब टूटेंगे, वो अलग किसी और फॉर्म में चेंज होंगे. उस फॉर्म में फिर हम इसको स्टोर कर देंगे, या फिर उसकी वजह से हम कुछ और चीज भी बनाएंगे, तो चेंज होते रहते हैं. दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन. इन्हीं को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन. There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organism. एक टाइम में मेरे सेल के अंदर सिर्फ एक मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रही है, हजारों हो रही हैं. क्योंकि मतलब मेरा सेल बोल रहा है कि मैं तो अभी ना सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो अमीनो एसिड है ना, ये बना रहा हूं, बस एक चीज बना रहा हूं अभी मैं, और दूसरी चीज नहीं बना सकता. भैया ऐसे कैसे काम चलेगा, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. तो मेरे शरीर में एक टाइम पे बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं. ठीक है जी, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो. ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंगाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं. द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. तो शुरुआत करते हैं अब हम मेटाबॉलिज्म से. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई, मेटाबॉलिज्म क्या था,
sum total of all chemical reactions occurring in our body, उसको हमने बोल दिया मेटाबॉलिज्म। उसको हमने क्या बोल दिया बच्चों? मेटाबॉलिज्म बोल दिया। ठीक है, आईफोन ही आईफोन हो जाएगा। मैम मैं तो शॉप ओपन कर लूंगी मैम, 500 करोड़ भी रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब बिल्कुल बच्चे, फिर तो सब कुछ हो जाएगा, फिर तो मजे ही मजे, ऐशी ऐशी हो जाएंगी, ऐशी ऐशी। बट देन वो वाली चीज एक अपना जो उसकी जो एक वैल्यू है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर तुमने बहुत सारा, अगर मतलब आईफोन को भी तुम रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो कितने आईफोन ही आईफोन हो जाएंगे, फिर उसकी वो वैल्यू ही नहीं रहेगी। है ना? बट सिद्धरा ने चौका मार दिया। वो बोली मैम 2 एम्स बना देंगे दिल्ली वाले, 2 एम्स दिल्ली बना देंगे, फिर 2 से मैम वो 4 बन जाएंगे, फिर मैम 8 बन जाएंगे, फिर मैम बहुत सारे एम्स हो जाएंगे। देखो क्या बात है। फिर बेटा जी उसकी वैल्यू भी नहीं रहती ना। अगर कोई चीज रेयर नहीं होती उसकी वैल्यू भी नहीं रहती, है ना? हाँ हाँ, चलो। तो वी वर टॉकिंग अबाउट सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। ठीक है, ओके। तो ये जो रिएक्शंस है ये 2 तरह की हो सकती हैं। एक होगी कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन होगा जिसमें हम चीजें तोड़ रहे हैं। एक होगा एनाबॉलिज्म, जिसमें सिंथेसिस होगा। बायोसिंथेसिस लिख रही हूं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, बायोसिंथेसिस होगा। ठीक है, इन दोनों को मिला के मैं मेटाबॉलिज्म बोल देती हूँ, इन दोनों को मिला के मैं मेटाबॉलिज्म बोल देती हूं। ठीक है, इन दोनों को मिला के मैंने मेटाबॉलिज्म बोल दिया। अच्छा, अब दूसरी बात। ठीक है, अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करेंगे? कुछ मतलब सोच के बताओ कि भाई कोई भी है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे अमीबा है, चाहे यीस्ट है, चाहे पेनिसिलियम है, चाहे गार्गी मैम हो, चाहे सिद्रा हो, ठीक है, चाहे राधे हो, राइट? क्या सब हम मेटाबॉलिज्म शो करेंगे? यस, 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 द आंसर इज अ सिंपल yes. So all living organism without any exception, all living organism exhibit metabolism without any exception, metabolism। भाई सब शो करेंगे। तो क्या मैं इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकती हूँ? लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं शो करते मेटाबॉलिज्म, लेकिन सारे के सारे लिविंग, सॉरी नॉन लिविंग नहीं करते मेटाबॉलिज्म, लेकिन सारे के सारे लिविंग शो करते हैं। तो क्या मैं इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकती हूँ बच्चों? कैन आई कॉल दिस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? यस, दिस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चे। तो पहली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमारी आ चुकी है, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जहां पे मैं ये बोल सकूं कि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, कोई भी नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन। ठीक है, सो दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। दिस इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके, यस। टेस्ट ट्यूब वाला केस बताऊंगी अभी, वो भी बताऊंगी, वो भी मैं बताने वाली हूं। आ जाओ, टेस्ट ट्यूब वाला केस भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। तो पहले मैं यहां बताती हूं तुम्हें। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब में मैं मान लो डीएनए का सिंथेसिस कर रहे हैं हम, लेट अस से, जैसे पीसीआर होता है ना, पीसीआर में हम डीएनए का सिंथेसिस करते हैं, बॉडी के अंदर नहीं करते, बॉडी से बाहर कर रहे हैं। सो ए रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक रिएक्शन हो रही है आपकी। फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस कर रहे हैं हम, डीएनए को बता रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है? ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या ये रिएक्शन लिविंग है या नॉन लिविंग है? बेटा जी ये रिएक्शन, जो ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल
डीएनए का सिंथेसिस कर रहे हैं हम। तो ये क्या है? ये ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। मैं टेस्ट ट्यूब की बात कर रही हूं जिसके अंदर मैं डीएनए बना रही हूं। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। ये ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, लेकिन 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 अब मैं इस पूरे सिस्टम की बात कर रही थी। ये मेरा जो पूरा सिस्टम था, उस पूरे सिस्टम में क्या आ गया? टेस्ट ट्यूब आ गई, जो रिएक्शन हो रही है वो भी आ गई। ये पूरे सिस्टम की जब मैं बात कर रही थी तो भाई ये ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। लेकिन जब मैं सिर्फ रिएक्शन की बात करूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द रिएक्शन, but the reaction happening in that test tube is a living reaction। ये क्या है? ये एक लिविंग रिएक्शन है। मैंने इसको लिविंग चीज नहीं बोला, याद रखो, मैंने इसको लिविंग थिंग नहीं बोला है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ लिविंग थिंग, आई एम सेइंग इट इज अ लिविंग रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज ये रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ध्यान रखना, मैंने इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोला है, मैंने इसको लिविंग रिएक्शन बोला है बेटा जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि एक सेल के अंदर हो रही है, क्योंकि कहां होती है? सेल के अंदर हो रही है। अच्छा, क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल होता है? बोलो हाँ या ना। क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल होता है? बोलो हाँ या ना। यस मैम, होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? कैन आई से दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? क्योंकि भाई सेल के बिना तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता। सेल के बिना तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आई आपको? एक बार हम इसका भी जो ये टेक्स्ट है वो पढ़ लेते हैं। सो द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने मेटाबॉलिज्म बोल दिया। अब सुनो, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। किसी भी नॉन लिविंग चीज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी, अब सुनो इस बात को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मैं बॉडी के बाहर सेल फ्री सिस्टम में शो कर सकती हूं तुम्हें। मैं अमीनो एसिड बना के दिखा सकती हूँ तुम्हें, मैं प्रोटीन बना के दिखा सकती हूँ तुम्हें, मैं आरएनए बना के दिखा सकती हूँ तुम्हें, मैं डीएनए बना के दिखा सकती हूँ तुम्हें। वो रिएक्शन तो किसके हैं? हमारी हैं। मैं उसको आपको आर्टिफिशियल कंडीशन में बना के बता सकती हूँ, ठीक है? ओके, सेल फ्री सिस्टम में an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living non living। वो ना तो नॉन लिविंग है ना ही लिविंग है। Hence, while metabolism is defining feature for all living organism without exception, कोई exception नहीं है, isolated metabolic reactions की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे in vitro artificial condition में is a non living thing। चीज वो नॉन लिविंग है लेकिन रिएक्शन वो लिविंग है। जिस चीज पे मैं स्ट्रेस कर रही थी कि ये जो आपकी रिएक्शन है वो नॉन लिविंग थिंग है, मैं इसको लिविंग थिंग नहीं बोल रही हूं, बट वो लिविंग रिएक्शन है, ठीक है? इसलिए हम बोलेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर है। क्या इसमें अब इस वाले पैराग्राफ में किसी बच्चे को कोई शक और शंका? बताओ, क्वेश्चन अगर पूछ लिया लिविंग रिएक्शन या फिर लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग, क्या तुम आंसर कर पाओगे कि ये क्या है? ये क्या है? ये जो रिएक्शन हो रही है वो लिविंग थिंग नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग ही है, बट एक लिविंग रिएक्शन है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मैम। नहीं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम आखिरी चीज पे आ गए। देखो, इतने डिटेल में लिविंग वर्ल्ड तुमने सोचा नहीं होगा शायद कि इतने डिटेल में भी लिविंग वर्ल्ड पढ़ा जा सकता है। ये भी होता है,
ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो आज ना हम ऐसा करेंगे, आज हम इसी वाले पोर्शन को अच्छे से खत्म करने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी हमें थोड़ा समय लगेगा। देन कल मैं आपको डाइवर्सिटी वाला पार्ट करवा दूंगी, और कल ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, ठीक है। कल ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, लेकिन हम बहुत ही डिटेल में जाके, बहुत ही प्यार प्यार से हर एक चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। यहां कोई रश नहीं होगा बच्चे, ठीक है। यहां कोई रश नहीं होगा, ना यहां कोई डिस्ट्रैक्शन है। तुम देख भी रहे हो चैट में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सारे बच्चे बिल्कुल बस पढ़ाई की तरफ झुके हुए हैं, इंक्लाइन टू ओनली एंड ओनली स्टडीज, ओके। एंड लास्ट में मैं तुम्हारे डाउट्स भी लेने वाली हूं। एक बार जो टॉपिक्स आज हमने कर लिए उसके बाद तुम्हारे डाउट्स भी लूंगी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबीज कैसे होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी में आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, आईवीएफ कर रहे हो, स्पर्म और एग को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज कर रहे हो, ठीक है। फिर एम्ब्रियो उसको इम्प्लांट कर दोगे, उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी को टेस्ट ट्यूब में नहीं बन रहा है, बस तुमने फर्टिलाइजेशन बाहर करवाया है, बच्चा बनेगा मदर के अंदर ही, ठीक है। दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, राइट। ये पार्ट एग्जाम में आएगा बच्चे, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ओके, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं हम। अगला जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है तुम्हारा, दैट इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। दिस इज द 5th पॉइंट, कॉन्शियसनेस। अभी तक हमने 2 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज देखी, अब ये आपकी तीसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, विच इज नोन एज कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियस होना क्या होता है? अवेयर होना। तुम्हें पता चल रहा है, तुम बैठे हो आराम से बैठे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ, मेरा भाई आता है और मेरे को पीछे से ऐसे मेरे बाल खींच देता है, मुझे पता चलेगा कि उस बंदर ने ये हरकत करी है, और मैं तो इतनी कॉन्शियस हूं कि हमें ये भी पता चल जाएगा कि हरकत किसने करी है, इवन विदाउट लुकिंग तुम्हें पता चल जाएगा ये हरकत किसने करी है, तुम्हारे भाई ने करी है। अब ये क्या है? दिस इज, आपको एनवायरमेंट से एक स्टिमुलस मिला, आपने वो रिसीव करा, आपको पता चला किसी ने आपके बाल ऐसे खींच दिए हैं। सो दिस एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्ड। फिर उसके बाद क्या होगा? आपके भाई को एक लगेगा तमाचा, एक लाफा लगेगा, क्योंकि वो ऐसे तो बच के जाएगा नहीं, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। दिस एबिलिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से लेके तुम्हारे तक सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं। सो दिस एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली तुम यहां पे ऑल भी लिखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सेंस द सराउंडिंग्स ठीक है। सराउंडिंग्स को सेंस कर सकते हैं हम, सेंस सराउंडिंग एनवायरमेंट लिख दो, एंड रिस्पॉन्ड, ठीक है। हम इसका रिस्पॉन्स भी देने वाले हैं। कांट रिलेट एज सिंगल चाइल्ड, मैम मेरे 2 भाई हैं, दोनों ही ऐसे करते हैं, मेरे भी 2 भाई हैं, वो भी ऐसे ही करते थे, पर पिटते भी थे फिर, ठीक है। या फिर तो मतलब एक तो भाइयों को कितना भी मार लो उनको कोई असर नहीं होता था, फिर क्या करती थी मैं? जोर से चिल्लाती थी डैडी, फिर डैडी आके जो उनको डांटते थे, संतुष्टि जो मिलती थी ना, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, वो सेटिस्फेक्शन ही अलग होता है। चलो जी, ठीक है। हाँ, so ability of all living organism to sense surrounding environment and response देना, ठीक है, and response देना, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस,
ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल, भाई मतलब सारे के सारे शो करते हैं, ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। दिस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दिस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सबके पास होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, सबके पास ये एबिलिटी होती है ना। हाँ, लास्ट में तो हथियार, देखो मम्मी चिल्ला के इतना फर्क नहीं पड़ता था, डैडी चिल्ला के बहुत फर्क पड़ता था। और मेरे भाइयों को भी डैडी, जब मैं बोलती थी ना डैडी इनको दोनों को देख लो, तो उनको लगता था डर। मम्मी से इतना डर नहीं लगता था। मम्मी आके बोलेंगे कि चलो ठीक है कोई ना, अच्छा तुम ऐसे परेशान करते रहते हो एक दूसरे को। डैडी थोड़े बायस्ड होते हैं, वो दैट इज व्हाट आई फील, दे आर अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड देयर डॉटर, तो इसलिए हम हमेशा डैडी यस। और मेरे भाई मम्मी को, मम्मी देख लो, मम्मी ऐसे कर रही है देख लो, तो थोड़ा सा होता है ना कुछ, मुझे लगता है ऐसा। एनीवे, सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ये भाई आपकी। अरे भाई ये क्या हो गया, दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एक बैक्टीरिया भी क्यों ना हो, एक बैक्टीरिया पानी के अंदर है, ठीक है, अब पानी के अंदर है तो कुछ ना कुछ अगर केमिकल्स उसके आजू बाजू में है, भाई वो सेंस कर सकता है, वो उससे दूर चला जाएगा, ठीक है, या फिर वो कुछ किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्स देगा उसके अगेंस्ट। मान लो एक बैक्टीरिया, उसको धूप चाहिए, तो जहां धूप होगी वो उधर पहुंच जाएगा, जहां सनलाइट होगी वो उधर पहुंच जाएगा। कि कोई ऐसे होंगे जिनको सनलाइट नहीं चाहिए, वो अंधेरे में मिलेंगे तुम्हें। सो भाई छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म, सिंपल से सिंपल भी आपका रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्ड करेगा एनवायरमेंट के लिए। जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, वो किसके लिए, किसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स शो करते हैं, लाइट, ठीक है, फोटो पीरियडिज्म, फोटो मतलब लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से आपकी कोई एक्टिविटी डिफाइन हो रही है, यस। प्लांट्स देखो तुम, फोटो पीरियडिज्म की वजह से कि कितनी देर तक उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, फूल खिलाएगा, तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा दोनों के केस में। इन सीजनल ब्रीडर, भाई प्लांट भी आपके क्या हैं, आपने प्लांट देखा होगा कि मैंगो क्यों गर्मियों में ही आता है, सर्दियों में क्यों नहीं आता भाई, भाई जब उसके फूल खिलेंगे तभी तो वो फ्रूट बनाएगा, समझे। लीची गर्मियों में आती है, क्यों आती है भाई, उसके फूल बनेंगे तभी वो फ्रूट बनाएगा। एनिमल्स, तुमने कितने सारे ऐसे एनिमल्स देखे हैं जिनका जो ब्रीडिंग पीरियड होता है एक डेफिनेट ब्रीडिंग पीरियड है, पूरा साल नहीं कर रहे भी वो ब्रीडिंग, ये किसकी वजह से है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सीजन्स, जो सीजन चेंज होते हैं वो क्यों है, वो किसकी वजह से है, तुम बोल सकते हो दैट इज बिकॉज ऑफ द सन। अल्टीमेटली क्या है, सन की वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से हो रहा है ना बच्चों। चलो आ जाओ देख लेते हैं एक बार। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surroundings or environment and respond to this environmental stimuli, which could be physical, chemical और biological। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था केमिकल्स भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, कोई और ऑर्गेनिज्म आके तुम्हारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अच्छा है तो तुम उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, बुरा है तो तुम भी उसको लाफा दे रहे हो, है ना। चलो, वी सेंस आर एनवायरमेंट थ्रू आर सेंसेस, ठीक है जी। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, क्या हम भी इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, करते हैं जी। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज, कैसे, जैसे कि photo period affect reproduction in seasonal breeders both in plant and animals. All organism handle chemical entering their body. हमारा जो मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करता है कि कौन सी चीज आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, है ना। All organism therefore are aware of their surroundings. सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग का उनको अवेयरनेस है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है, राइट। लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं भाई जो खुद के, मतलब हम अपने लिए भी अवेयर हैं, हमें पता है हमने क्या करा है, क्या नहीं करा है,
हमें पता है हम शिद्दत से पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं, हमें पता है किसी को कुछ भी बोल दो, ठीक है, वी नो दैट हमने किसी के साथ बुरा करा है, करेक्ट, हमें पता है, हम गिल्ट फील करते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, ये क्या है, ये बेटा जी क्या होता है, दिस इज नोन एज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। बट हालांकि सब में नहीं होता सेल्फ कॉन्शियसनेस, बोलते हैं तुम्हारा जमीर मर चुका है, तुम किसी के साथ गलत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, फिर भी खुद को जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं मैं तो ठीक ही कर रहा हूं, तो क्या भाई उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है नहीं, मरे हुए हैं, जमीर मरा हुआ है, बट डीप इनसाइड दे नो व्हाट दे आर डूइंग, लेकिन उसको उन्होंने कवर कर लिया कि कोई बात नहीं मैं तो ठीक ही कर रहा हूं। सो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्शियसनेस क्या बन जाएगी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाएगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो यहाँ पे हम एक और लाइन लिख दें क्या कि भाई इंसानों में क्या होता है, ह्यूमंस हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम अवेयर हैं अपने आप को भी लेकर, हम अपने आप को लेकर भी अवेयर हैं, ये छोड़ो ये तो बाद का बात है, ओके। अब एक और चीज हम देखेंगे यहाँ पे, अब हमें ये वाला पैराग्राफ पढ़िए, हाँ ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सा पैराग्राफ है। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट इज ऑल अबाउट, अच्छा, इट ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय द मशीन, ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, बट आई रियली होप कि आपने मतलब अपनी लाइफ में किसी को सच में ना देखा हो ऐसे। तुमने देखा होगा कि ये तो कोमा में चले गए, फिर डॉक्टर ने उसको सपोर्ट करा हुआ है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, ठीक है, अब ये कोमा में चले गए, सपोर्टेड बाय द मशीन विच रिप्लेस द हार्ट एंड द लंग्स, ओके। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। ब्रेन डेड क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आप उनको अगर पोक करोगे, अगर तुम मुझे पोक कर रहे हो, ठीक है, तो मैं अपना हाथ हटा लूंगी ना कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, लेकिन अगर तुम उन्हें पोक कर रहे हो ऐसे ऐसे करके, उन्हें कोई फर्क पता नहीं चल रहा है, बिकॉज सिग्नल ही नहीं जा रहे ब्रेन तक, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, तुम उन्हें जोर से हिट कर रहे हो तभी भी नहीं पता चल रहा, तो हम बोलते हैं कि दे आर ब्रेन डेड। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है उनके पास। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। क्या बोलोगे तुम, क्या तुम इसको लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे? यस, अगर कोई कोमा में चला गया है पेशेंट, कोई भी वो मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है उनके पास, इनफैक्ट कॉन्शियसनेस भी नहीं है, तो मैं उनको क्या बोलूंगी, बेटा जी देखो मेटाबॉलिज्म तो वो कर रहे हैं, एंड यू ऑल हैव हर्ड अबाउट सम केसेस जहां पे कोमा से वापस आ चुके हैं कुछ लोग। तो जब ऐसा होता है ना, तो क्या होता है ना कि जब मान लो बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए, 2-3 साल हो गए, कोमा में ही हैं, देन द फैमिली हैज टू टेक सम डिसीजन। तो क्या होता है ना कि क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड लिमिटेड होते हैं, तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं फिर कि अब क्या करें, मशीन बंद कर दें क्या, ठीक है, मशीन बंद कर दें मतलब अब हम इनको मशीन के थ्रू सपोर्ट नहीं करेंगे, इतना टाइम हो गया है, तो दैट इज द कॉल ऑफ द फैमिली कि वो क्या बोलते हैं। बट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पर द पेशेंट हैज कम आउट ऑफ कोमा। तो मैं इसमें क्या, आपके जो व्यूज है सब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब मैं क्या बोलूंगी, भाई वो जिंदा है, लिविंग है, मेटाबॉलिज्म तो शो कर रहे हैं, है ना, मेटाबॉलिज्म तो शो कर रहे हैं, करेक्ट, ओके, हाँ, अच्छा ये हो गया। देन इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिनन आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। ये मैं बताऊंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनना इसको। In higher classes, you will come to know that all living phenomenon are due to underlying interactions. Properties of tissue are not present in constituent cells, but arise as a result of interaction among the constituent cell. अब क्या बोल रहे हैं देखो, समझो इस बात को। ये बोल रहे हैं कि मान लो मेरे पास ये सेल्स हैं, ठीक है, आई हैव दिस एग्रीगेट ऑफ सेल। इस सेल को टिश्यू बनने के लिए क्या करना पड़ेगा,
ये सेल्स है मेरे पास, दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। अगर इन्हें टिश्यू बनना है तो इनको आपस में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, यस और नो? यस मैम। इनको आपस में कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा इस तरीके से कि ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें, तभी जाके मैं इनको टिश्यू बोल पाऊंगी, अदरवाइज तो नहीं बोल पाऊंगी टिश्यू। अदरवाइज जैसे अगर मैं लेट अस से न्यूरल टिश्यू की बात करती हूँ, नर्वस टिश्यू की बात करती हूँ, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स भी होते हैं। अब वो दोनों सेल्स इस तरीके से काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों तरह के सेल्स। अगर मैं सिर्फ एक तरह के सेल्स ले लूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन ले लूं, क्या मैं बोल पाऊंगी कि वो एक नर्वस सिस्टम है? क्या भी मैं बोलूंगी नर्वस टिश्यू है वो? नहीं, नहीं बोल पाऊंगी जब तक मेरे पास वहां पे न्यूरोग्लिया सेल नहीं है। दोनों मिला के दोनों काम करेंगे साथ में, तब मैं उसको एक नर्वस टिश्यू बोलूंगी, अदरवाइज नहीं बोल सकती। वही बात यहाँ पे बोली हुई है। सिमिलरली properties of cellular organelles are not present in molecular constituent of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle। ये बोल रहे हैं कि अब ऐसे ही तुम मान लो कि एक सेल है, अब एक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यू हैव वन सेल, ये आ गया तुम्हारा सेल। इस सेल के अंदर अलग अलग तरह की तुम्हारी ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि लेट अस से मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बना रही हूँ, ठीक है, मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। अब बोल रहे हैं कि भाई जो ये माइटोकॉन्ड्रिया ना, ये जो ऑर्गेनेल है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर पाता है? माइटोकॉन्ड्रिया आपके शरीर में, आपके सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, वहां पे ईटीएस चलता है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज उसको कैसे मिल रही हैं? are not present in the molecular constituent of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle। अब ये जो मैंने एक ऑर्गेनेल बनाया माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर जो भी आपके पास बायोमोलिक्यूल्स हैं वो इंटरैक्ट कर रहे हैं ना साथ में, जैसे कि इसकी मेम्ब्रेन किससे बन रही है? लिपिड से बन रही है, ठीक है, प्लस मतलब फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, प्लस आपके पास क्या है? प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे थोड़े बहुत। तो यार ये इंटरैक्ट करके मेम्ब्रेन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये भी इसी से बनी है। अब इस मेम्ब्रेन में थोड़ी और चीजें तुमने डाल दी, क्या डाल दी? तुमने कॉम्प्लेक्स भी डाल दिए, ईटीएस के कॉम्प्लेक्स भी आ गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स भी आ गए यहाँ पर, ठीक है जी, ओके। ये इंटरैक्ट करेंगे तो इसकी एक प्रॉपर्टी बनेगी क्या? कि ये ईटीएस चला सकता है। अब अंदर जो मैट्रिक्स है, जो अंदर मैट्रिक्स है बेटा जी, वहां पे क्या है? वहां पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यू नो मॉलिक्यूल्स थे, जिससे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स बनेंगे, तभी तो तुम क्रेब्स साइकिल बना पाओगे, चला पाओगे। तो ये बात इन्होंने बोली। These interaction result in emergent properties at a higher level of organization। emergent property क्या है? अगर मतलब तुम्हें एवोल्यूशन करना है तो जो तुमने बेसिक से स्टार्ट करा था, तुम्हारे पास लिपिड थे, तुम्हारे पास प्रोटीन थे, तुम्हारे पास न्यूक्लिक एसिड्स थे, राइट, यू हैव कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर मैं सिर्फ वही 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 रखे जाऊं तो बात नहीं बनेगी यार। मेरे जो लिपिड्स थे वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, प्रोटीन्स के साथ मिलके उन्होंने मेम्ब्रेन बना लिया, तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रक्चर बना, एक हायर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास और भी जो यू नो बायोमोलिक्यूल्स हैं या और भी जो केमिकल्स हैं वो आपस में अलग अलग तरीके से इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है जी, और एक हायर लेवल बनता जाएगा, एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी बनेगी, मतलब एक अलग प्रॉपर्टी इमर्ज होने वाली है। एंड ऐसे ही करके इवोल्यूशन होता गया। हमने स्टार्ट करा बेसिक से, हमने स्टार्ट करा बेसिक से, लेकिन फिर आगे आगे इंटरेक्शन होता गया अलग अलग चीजों का, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें इमर्ज होती गई, बनती गई। इसी को हम इमर्जेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा? ऐसे ही हुआ होगा। हमारे शरीर में अलग अलग हार्मोन्स बने, पहले तो नहीं बन रहे थे। तुम लोअर में देखो, वहां तो नहीं बन रहे थे। इन्वर्टिब्रेट्स में कितने ही बन रहे थे, कुछ ज्यादा नहीं बनते। तो तुम्हारे पास कितने ज्यादा बन गए? क्यों बने? क्योंकि अलग अलग चीजों ने इंटरैक्ट करा और तुम्हारे अलग अलग तरह के हार्मोन्स बना दिए, उनका फिर अलग अलग तरह का काम आ गया। एंड सिमिलरली हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी चीजें बनी, जैसे जैसे हम हायर लेवल पे चलते गए। दिस फिनोमिनन is true in hierarchy of the organizational complexity at all levels। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गेनिज्म बना,
क्या जो मेरे पास ऑर्गन है वो दूसरों के पास भी है? मतलब मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, सारे ह्यूमन बींग के पास, एक स्पीशीज की बात कर रही हूँ, किसी और स्पीशीज को देखो तो क्या उसके पास सेम मेरे जैसे ऑर्गन होंगे, लाइक एग्जैक्टली डिटो कॉपी पेस्ट? नहीं, हम तो सबसे एडवांस है ना? तो therefore we can say that living organism are self replicating. ठीक है जी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैसे हैं? हम कर रहे हैं ना, डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं, इवॉल्विंग, हम इवॉल्व हुए हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। जो एक ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब कॉन्शियसनेस है उसके पास। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। स्टोरी ऑफ लाइफ तो है, लेकिन स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन भी है अर्थ के ऊपर। All living organisms, present, past and future, are linked to one another by sharing the common genetic material. बेस देखो, एक जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए का बेस क्या है? डीएनए के पास बेसिक चीजें क्या है? डीएनए के पास बेसिक चीजें क्या है? शुगर है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है। सबका डीएनए बना तो इसी से हुआ है, लेकिन उसमें हमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन करके अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म बना लिए। समझे बच्चे? अब आपका ये एक पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो गया है। अगले पार्ट में हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, अगले पार्ट में हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है? एक पार्ट चैप्टर का हो चुका है खत्म। यस बच्चे, अब मुझे बताओ इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है? नाउ द सेशन इज ओपन फॉर डाउट। इफ यू हैव एनी डाउट तो मुझे बताओ। कहीं पे भी ऐसा लगा होगा मैम ये वाली जो लाइन थी, वैसे मैंने सारी की सारी लाइन कवर कर ली है एनसीईआरटी की, लेकिन स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर डाउट्स। क्लियर है मैम? कोई डाउट नहीं है? ओके जी, यस मैम, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट पार्ट का समरी दे दो अभिनव बेटा, फर्स्ट पेज ना फिर मैं कल करवा दूंगी, ठीक है? अभी फिर तुम्हारी अगली क्लास भी होगी, तो आई वांट कि उसमें तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक हो। तो जो फर्स्ट पेज है ना ये वाला, अच्छा ये वाला पेज बोल रहे हो आप, ये मैं कल करवा दूंगी, ठीक है? ये मैं कल करवा दूंगी, ये वाला पेज मैं कल करवाती हूँ, ओके? नहीं तो ना फिर वो टाइम चला जाएगा इसमें, इसमें पक्का ना मतलब कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे। ये मैं कल करवा दूंगी, ठीक है? डन 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 डन। इस पेज को छोड़ दो, इसके अलावा जो भी तुम्हें लगता है, ये गलती से स्किप हो गया मुझसे, बट कोई बात नहीं, ये मैं कल करा दूंगी, ठीक है? चलो ह्यूमंस, बेटा हम लाइट के लिए रिस्पॉन्स तो देंगे। जैसे कि मान लो हमें जब सर्दी लग रही होती है तो हम ढूंढते ना कि भाई कहां पे धूप है, कहां पे धूप है ना? तो दैट इज माई रिस्पॉन्स ना, बट उसकी वजह से मेरे रिप्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम सीजनल ब्रीडर्स नहीं है, वी आर नॉट सीजनल ब्रीडर्स, हम तो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं। हम तो हर साल के सारे जो वो रहते हैं ना महीने, सब महीने में बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है बेटा? डीपीपी आपको यहीं पे मिलेगी, डीपीपी मैं आपको यहीं पे करवा दूंगी, अटैच करवा दूंगी, ठीक है? ओके 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 ओके, ठीक है बच्चों? अच्छा ये वाला जो पैराग्राफ था इसको मैं समराइज कर देती हूँ। समरी में यही है कि जब भी एक हायर चीज बन रही है, आरएनए से डीएनए बना होगा, कैसे बना होगा? हमने क्या करा होगा कि कुछ अलग से मॉलिक्यूल लाके इंटरैक्ट करा दिया होगा। आरएनए के पास क्या था? यूरासिल, हमने क्या दे दिया? डीएनए को थाइमिन दे दिया, ठीक है? तो एक अलग चीज देके इंटरैक्ट करा दी तो डीएनए बन गया। सो बेसिकली दे आर सेइंग कि यहाँ पे इंटरैक्शंस होती हैं चीजों की, उन इंटरैक्शंस की वजह से हायर 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 चीजें बनती जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हायर चीजें बनेंगी तो एक अलग चीज इमर्ज होगी, उसी को हमने इमर्जेंट प्रॉपर्टीज बोला, ठीक है? ये जो इंटरैक्शन है उसकी वजह से इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। नोट्स का पीडीएफ यहीं आ जाएगा, नोट्स जो है ना, नोट्स का पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिल जाएगा, ठीक है? नोट्स का पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिल जाएगा, ओके बच्चों? If fertilization occurs in test tube, it is considered neither living nor, बेटा yes, उसको भी हम यही बोलेंगे, बट दैट इज नॉट एन इंटरैक्ट रिएक्शन।
समयानी वो एक रिएक्शन नहीं है, लाइक इन द सेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो एक प्रोसेस है, ठीक है, वो एक प्रोसेस है जो कि एक नॉन लिविंग उसमें आर्टिफिशियल कंडीशंस में करवा रही हूं मैं, तो उसको हम रिएक्शन नहीं बोलते। एनसीईआरटी का पीडीएफ भी मैं यहीं पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। एनसीईआरटी का पीडीएफ भी मैं इस ही सेशन के ऐप पे ही शेयर हो जाएगा, ऐप पे ही शेयर हो जाएगा। ऑल डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, यस, सारी की सारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक हैं, सारी की सारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक तो होती हैं, लेकिन डिफाइनिंग सिर्फ 3 है, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये कैरेक्टरिस्टिक तो सारी हो गई, ग्रोथ भी कैरेक्टरिस्टिक है, देन योर रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक है, मेटाबॉलिज्म भी, देन योर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी, एंड देन कॉन्शियसनेस भी, लेकिन सिर्फ 3 है जो कि डिफाइनिंग है, समझे? ठीक है जुबायत, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चे? मैम इंटरनल ग्रोथ इज गिवन, इट इज डिफाइनिंग फीचर। अच्छा, अगर इंटरनल ग्रोथ दे दिया तो तुम बोल सकते हो कि ये किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ओके ओके मैम, नाउ ब्रेक, ठीक है, नाउ ब्रेक, आई विल नॉट टेक योर ब्रेक का टाइम, ठीक है जी, चलो तो कल हम ये चैप्टर खत्म करते हैं, ओके, बाय 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 बाय, ठीक है जी, चलो बाय 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 बच्चों, बाय। मेरे ग्रुप को कैसे ज्वाइन करोगे, मेरे ग्रुप में बता रही हूँ ना तुम्हें कि मैंने कुछ प्लान दिया है टीम को, वो हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें 2-3 दिन में ऐड कर लूंगी, 2-3 दिन में आप ऐड हो जाओगे। मैं कुछ बहुत बढ़िया चीज सोच रही हूँ, जिन बच्चों ने कोड गार्गी लगाया ना उनके लिए कुछ बहुत ही अमेजिंग सी चीज मैं सोच रही हूँ, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर।